गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाउ अगेन आई एम हियर। तो आज बहुत लंबे समय के बाद में एक बार फिर से हम लोग साथ में हैं बच्चों, और उम्मीद करते हैं कि आपकी पिछली जो परीक्षाएं वो अच्छी गई होंगी और आप लोग अब फ्रेश फील कर रहे होंगे। एक त्यौहार हम अभी मना चुके हैं, है ना, और एक त्यौहार अभी बहुत जल्दी आने वाला भी है। तो आज फिर से हम अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में एक नया पार्ट, एक नया सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अपने हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट कर चुके हैं, अर्धवार्षिक का जो सिलेबस है वो पूर्ण हो चुका है। अब हम अपने नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपना नया पाठ जो कि बालक चंद्रगुप्त है उसे आरंभ करने वाले हैं। तो सभी बच्चे पहले तो ध्यान से बैठ जाइए, अपनी पुस्तक खोल लीजिए और पुस्तक में देखिए बेटा, आपको पेज नंबर 63 पर नया सा सुंदर सा पाठ दिया गया है, बालक चंद्रगुप्त। हम लोगों ने इसके पहले जितने भी पाठ पढ़े थे अपनी हिंदी भाषा में बेटा, वो या तो कोई कहानी, कोई कविता या कोई चित्र कथा थी, है ना, कुछ निबंध या लेख थे। आज हम लोग हिंदी भाषा की जिस विधा को पढ़ने वाले हैं वो ऐतिहासिक कथा है ना। ऐतिहासिक कथा का मतलब क्या होता है? आप लोगों को एक कथा दी गई है, जैसे कि पाठ का नाम है बालक चंद्रगुप्त, यानी कि हम जो कथा या कहानी पढ़ने वाले हैं वो बालक चंद्रगुप्त के ऊपर आधारित है। क्योंकि उसे ऐतिहासिक कथा क्यों कहा गया है? ऐतिहासिक मतलब जो हमारे इतिहास में हो चुका है या घटना घट चुकी है, और कथा यानी कहानी। अभी तक हमने जो कथा पढ़ी थी चित्र कथा, जिसमें चित्रों के माध्यम से कथा कही गई थी। सामान्य कथा जब होती है बेटा तो उसमें क्या होता है, कोई भी एक कहानी होती है जिसका कल्पना हम अपने आधार पर करते हैं, अपने विचारों पर जिसका हम निर्माण करते हैं, जिसमें कोई है नहीं, उसका कोई भी हमें पता नहीं होता है। उसमें शेर बोल भी सकता है ना, हाथी उड़ भी सकता है, क्योंकि वो सिंपल कथा है। कथा में क्या होता है, कल्पना का बहुत हाथ होता है, सारी इमेजिनेशन पे चलती है स्टोरी। लेकिन ऐतिहासिक कथा यानी कि एक ऐसी कहानी जो रियल है और जो आज से बहुत समय पहले कभी न कभी हो चुकी है, या उसमें जो घटनाएं हमें दी गई हैं, बताई गई हैं, वो घटनाएं वास्तव में आज से हजारों साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले लेकिन हो चुकी हैं और लोगों ने जिसे देखा भी है, और उस घटना के होने के बाद में, इतिहास बनने के बाद में आज वो कहानी के रूप में बताई जाती है, सुनाई जाती है। इसलिए उसे क्या कहते हैं, ऐतिहासिक कथा। ठीक है। अब ऐतिहासिक कथा में जो भी पात्र, जगह, व्यक्ति होते हैं वो बिल्कुल सत्य होते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास में हुई है, यानी कि उस समय भी लोग रहते थे और लोगों ने उन जगहों को, जिन लोगों के बारे में वो कथा कही गई है उनको देखा है और फिर उनके बारे में लिख कर रखा है बेटा। इसलिए ऐतिहासिक कथाएं जो होती है वो काफ़ी कुछ सत्य होती हैं। हाँ, कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो दिन रात में किसी ने साथ में नहीं देखी, लेकिन वो बहुत हमारे दिनचर्या की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर पता है आपको, जिस व्यक्ति के बारे में ये ऐतिहासिक कथा दी गई है वो है एक बालक, और उसका नाम था चंद्रगुप्त। था क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति अभी नहीं है। हाँ, अगर हम उन्हें एक राजा के रूप में, एक सम्राट के रूप में याद करें तो वे अवश्य हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या दिया है, बालक चंद्रगुप्त। ठीक है। बहुत समय पहले की बात है, एक बालक था, जैसे कि सभी बच्चे होते हैं ऐसे ही एक बच्चा भी था, और वो बहुत छोटा था। उसके साथ कुछ ऐसा विचित्र हुआ था जैसा कि प्रत्येक बच्चे के साथ नहीं होता है। उसके अंदर कुछ खासियतें थी, कुछ विशेषताएं थी, और इन्हीं के कारण आज उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं।
वरना ऐतिहासिक कथा तो किसी पर भी लिखी जा सकती है। हाँ, कई बार कुछ स्थानों के बारे में लिखी जाती है, कई बार किसी इमारत के बारे में भी लिखी जाती है, क्योंकि वो ऐतिहासिक मतलब इतिहास का हो चुकी वाली चीज़ होती हैं। तो जिन्हें आप कभी चंद्रगुप्त का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, कुछ बच्चों ने सुना होगा। चंद्रगुप्त जो थे बेटा, वो भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती मतलब, और कैसे? प्रथम चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती जो होता है वो एक उपमा होती है बेटा। उपमा मतलब एक सम्मान होता है। ऐसा राजा जिसने कि पूरे देश के राज्यों पर एक समान अधिकार किया हो, साम्राज्य किया हो, शासन किया हो। या कोई एक ऐसा समय आता है और एक कोई राजा जब होता है जब उसके पास भारत के या वो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों पर जब अपना शासन स्थापित कर लेता है, कब्जा कर लेता है, और जब उससे लड़ने के लिए कोई भी राजा सामने नहीं आता, सब राजा जो होते हैं उस समय के उसके सामने जब हथियार डाल देते हैं, पराजय स्वीकार कर लेते हैं, और सभी लोग जब उसको एक मत से कह देते हैं कि हाँ ये राजा हमको कबूल है या ये हमारे राजा बनने योग्य, और हम अब सब लोग इनकी ही बात मानेंगे, जैसे नियम जैसा शासन ये कहेंगे हम लोग भी अपने राज्य में वैसा ही चलाएंगे। तो ऐसे जो राजा होते हैं उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता है। सम्राट शब्द लगा है। सम्राट जो है बेटा वो राजा का पर्यायवाची है। राजा को ही एक और दूसरे अर्थ में या शब्द के रूप में हम सम्राट भी कहते हैं। और जो चंद्रगुप्त थे उनका पूरा नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और बहुत लंबे समय तक उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। उनके बाद के भी जो राजा लोग आए थे, जो उनके वंशज थे, उन्होंने भी बहुत लंबे समय तक राज्य किया और अपनी जो प्रजा थी उनको बहुत प्रसन्न किया। क्योंकि अपनी वीरता और आचार्य चाणक्य की राजनीतिक सूझबूझ से विश्व विजेता कहे जाने वाले यूनानी सम्राट सिकंदर को भी उन्होंने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। पता है उनके बारे में इतना फेमस क्यों है वो, इतना उनका नाम क्यों है? हाँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने समय के सारे राजाओं के ऊपर में विजय हासिल कर ली थी, नहीं। सबसे अच्छी बात, उन्होंने अपने गुरु, उनके गुरु थे चाणक्य जी, उनके मार्गदर्शन में उनके कहे अनुसार वो काम करते चले गए और एक सामान्य बालक से आगे बढ़कर वो क्या बन गए थे? सम्राट बन गए थे। और उन्होंने विश्व विजेता कहे जाने वाला जो यूनानी सम्राट थे उनको भी, सिकंदर को भी अपने देश से वापस उनके देश भेज दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जो सिकंदर थे, सिकंदर भी एक सम्राट ही थे, हाँ, लेकिन वो कहाँ के रहने वाले थे? यूनान देश के रहने वाले थे। तो जब सिकंदर ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं धरती के जितने भी राज्य हैं, अधिकतर से अधिकतर राज्य जो है उनको क्या करूँगा? उनसे युद्ध करूँगा और उन पर विजय प्राप्त करूँगा और पूरी धरती पे मैं अपना साम्राज्य फैलाऊंगा। तो वो क्या करते थे? आगे बढ़ते जाते थे, उनके रास्ते में, उनके राह में जितने भी कोई राज्य आता था वो उस राज्य के राजा से युद्ध करते, उसको हराते और फिर वो राज्य जो होता था वो उनके ही राज्य में मिला लिया जाता था। वहाँ से उन्हें जो भी चाहिए होता था वो वहाँ से ले लेते थे। ऐसे करते करते क्या वो यूनान की सीमा को पार करके फिर कहाँ पर आ गए थे? भारत देश में आ गए थे। भारत में आकर भी उन्होंने क्या किया? कई राजाओं से युद्ध किया और कई राज्यों को उन्होंने लूटा और उनके शासन को अपने शासन में मिला लिया था। लेकिन जब वे वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गए थे? चंद्रगुप्त के राज्य तक आ गए थे बेटा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त थे वो जानते थे कि इनसे युद्ध करना मुश्किल है, उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन उन्होंने अपने गुरु जो थे चाणक्य जी, उनके द्वारा बताई हुई नीति के द्वारा क्या किया? सिकंदर को भी अपने राज्य, अपने देश वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। और ऐसी ही कुछ अच्छी बातों की वजह से आज भी चंद्रगुप्त मौर्य को एक अच्छे राजा के रूप में याद किया जाता है बेटा। अब चूँकि अगर वो राजा इतने अच्छे थे
तो बहुत आसान सी बात है बेटा कि उनके अंदर ये गुण हमेशा से थे, एकदम से तो नहीं आए होंगे, क्योंकि एक कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। ये नहीं कि जो होनहार व्यक्ति होते हैं, जो कुछ करने वाले होते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हैं, जो लोगों की दिशा बदलने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों के कार्य जो है वो उनके जन्म के बाद से ही धीरे धीरे उनके अंदर वो गुण दिखाई देने लगते हैं। और ऐसा ही चंद्रगुप्त के साथ में भी हुआ था। जब वे बहुत छोटी अवस्था में थे, बाल्य अवस्था में, तो उनके कार्य जो होते थे, उनके जो खेल होते थे, जो उनकी बातें होती थी, वो उनकी उम्र के बच्चों से थोड़ी अलग होती थी, विचित्र होती थी। मतलब उस समय अगर कोई उन्हें देखता तो वो यही कहता कि ये बालक तो मतलब अजीब सी बातें कर रहा है, ये नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करता है। लेकिन कहा जाता है जो सबसे अलग जाने वाला होता है, उसके काम, उसकी बातें वो तो बचपन से अलग ही दिखाई देती हैं, है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पर हम ये जानेंगे कि कैसे एक साधारण बालक जो था वो अपनी वीरता, साहस, आज्ञा पालन के गुणों के कारण कैसे एक चक्रवर्ती सम्राट में तब्दील हो गया और कैसे उसने इतने बड़े पद को प्राप्त किया था। ठीक है, अब इस पाठ को आरंभ करने से पहले हम रीड करेंगे और आप सभी लोग भी अपनी पुस्तक खोलकर हमारे साथ में उन शब्दों का उच्चारण करेंगे बेटा। ठीक है, बीच में कुछ कठिन शब्द आते जाएंगे तो हम उन शब्दों को लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए एक एक पैराग्राफ में से, एक एक पेज में से जो भी कठिन शब्द हमें महसूस होंगे वे हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ हम शुरू कर रहे हैं। बात उन दिनों की है जब मगध साम्राज्य का राजा महापद्मनंद था। जब मगध साम्राज्य का राजा कौन थे? महापद्मनंद, है ना। बड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा ना सुनने में, महापद्मनंद। हाँ बेटा, लेकिन अगर आप इतिहास को खोलें, इतिहास मतलब हमारे भारत का जो पुराना वाला इतिहास है, इतिहास मतलब पुराने बातें, पुराने राज्यों, पुराने राजाओं के बारे में जब अगर आप खोलकर पढ़ेंगे ग्रंथों को तो वहाँ पर आपको ये नाम बहुत अच्छे से दिखाई देगा। लेकिन ये नाम उतनी ही क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है जितना कि ये नाम अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? पता है, ये जो पद्मनंद जी थे ये भी राजा ही थे, लेकिन ये बहुत ही क्रूर थे। लोगों के ऊपर अत्याचार करना, लोगों को परेशान करना, प्रजा से धन लेना, प्रजा को लूटना, सारी विलासिता के और जितने भी बुरे कार्य होते हैं वे करते थे। इसलिए उनकी जो प्रजा थी ना वो भी उनको पसंद नहीं करती थी। तो क्या हुआ कि बात उन दिनों की है जब मगध साम्राज्य के राजा महापद्मनंद था। सारा मगध प्रांत उसके अत्याचार से कांप रहा था। क्या कर रहा था? अत्याचार से कांप रहा था। अत्याचार यानी कि अति धन आचार, अति और आचार। अति का मतलब होता है बहुत अधिक, आचार मतलब व्यवहार, बहुत अधिक बुरा व्यवहार जो होता है उसे अत्याचार कहा जाता है। और जो मगध देश के चूंकि वो राजा थे, है ना, मगध प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र कौन सा है? पाटलिपुत्र के पिपली कानन नामक गांव में मौर्य सेनापति का एक साधारण सा घर था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। एक शब्द आया है बेटा, कुटुंब, है ना। जैसे जैसे कठिन शब्द हमें मिलते जाएंगे हम उन्हें लिखते जाएंगे। तो पहले पैराग्राफ में उन्होंने हमें उस
कथा के बारे में पहले से बताया है कि ये जो बात की जा रही है, जब हम बालक चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आखिर चंद्रगुप्त किस समय के किस शासन काल में थे, है ना। तो बात वहाँ से शुरू होती है कि एक मगध साम्राज्य था, वहाँ के राजा महापद्मनंद थे। अब वो जो मगध प्रांत था वो उनके अत्याचार से कांप रहा था। कांपना मतलब क्या धरती अपने आप हिलने लग जाती है, कांपने लगती है? नहीं, अत्याचार से कांपने का मतलब होता है वहाँ पे जो लोग रहते थे उस प्रांत में, उस शहर में, उस राज्य में, वे लोग अपने राजा के बुरे व्यवहार से बहुत डरते थे। डरते मतलब अगर राजा की पालकी निकल जाए तो लोग अपने घरों में छुप जाते थे, दुकान वाले दुकान बंद कर लेते थे। मगध प्रांत में राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। कौन सी थी? राजधानी का मतलब होता है, कोई बताएगा? भारत की राजधानी दिल्ली है। ऐसे ही पहले प्रत्येक राज्य की एक राजधानी होती थी। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी हम किसे कहते हैं? भोपाल शहर को कहते हैं, है ना। तो मगध प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र जो थी, वहां पर एक छोटा सा गांव था, पिप्पली कानन। क्या बोलते उसे? पिप्पली कानन गांव था। वहां पर मौर्य सेनापति का, मौर्य और सेनापति है, यानी कि वह व्यक्ति जिसका नाम मौर्य था, वह राजा महापद्मनंद के राज्य में उनकी सेना में सेनापति के रूप में काम करते थे। उनका एक बहुत साधारण सा घर था। क्या था? साधारण सा घर था। ठीक है, पूरी रूपरेखा बताई जा रही है। ये राजा थे, ये उनका राज्य था, उनके राज्य में लोग ऐसे रहते थे। फिर उनके राज्य में एक छोटा सा गांव था, गांव में एक व्यक्ति थे मौर्य सेनापति, उनका घर था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण जो मौर्य सेनापति थे उनको किसी कारणवश, है ना, उन्होंने कोई गलती की थी राजा के विरुद्ध में, तो उनको बंदी बना लिया गया था। और उनके कुटुंब का जीवन, कुटुंब या मतलब उनके परिवार का जो जीवन था वो किसी प्रकार कष्ट में बीत रहा था। कष्ट यानी तकलीफ में बीत रहा था, है ना। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। मौर्य सेनापति का घर बना हुआ है, घर के सामने एक बच्चा खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने हुए थे और वह स्वयं क्या बना हुआ था? राजा बना हुआ था। उसे, बच्चों की आदत होती है ना, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई मरीज बन जाते हैं, कोई पुलिस वाला बनता है, कोई चोर बन जाते हैं। ऐसे वो बच्चों की आदत होती है, वो लोग जो देखते हैं वो वही बन जाते हैं। तो वहाँ पर वो लड़का राजा बना था और बाकी लोग उसकी प्रजा बने हुए थे। राजा बना हुआ बालक कभी किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर उस पर चढ़ जाता था। वह दंड और पुरस्कार देने का राजकीय अभिनय भी कर रहा था। पुरस्कार, एक और शब्द आया बेटा, राजकीय। अभिनय शब्द आप लोग पिछली बार पढ़ चुके हैं, है ना। अब क्या हुआ? उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। कौन जा रहे थे? ब्राह्मण। वे बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने उस बालक की राज क्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। क्या शब्द आया? राज क्रीड़ा। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। कौतूहल, है ना। ये कुछ कठिन शब्द हमने निकाले बेटा, तो आप लोग इनको एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम इसको आगे आपको समझा देते हैं। देखिए बेटा, अब हमने जैसे आपको बताया कि वहाँ पर क्या लगाया था उन्होंने, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक बालक जो है वो राजा बना हुआ है और कुछ बच्चे जो है वो उसकी प्रजा बने हुए थे। अब वो प्रजा जो बने हुए थे वो लोग क्या कर रहे थे? उसमें कोई घोड़ा बना था, कोई हाथी बना था। वो बीच बीच में
किसी को दंड देता था। दंड मतलब बताइए, सजा, है ना। किसी बालक को वो सजा देता, किसी बालक को वो पुरस्कार मतलब कि इनाम देने का ऐसा नाटक भी कर रहा था। राजा का जब दरबार लगता है बेटा, तो वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं, है ना। कोई अच्छा काम करता है तो उसको इनाम दिया जाता है, कोई बंदी लाया जाता है तो उसको क्या करते हैं, सजा दी जाती है, कोड़े मारने की, जेल में बंद करने की। तो वो राजा बना हुआ था, तो वो भी क्या कर रहा था, कुछ ऐसे ही एक्टिंग कर रहा था। इतनी देर में क्या हुआ कि वहाँ से एक ब्राह्मण जा रहे थे, और उन ब्राह्मण का नाम क्या था, चाणक्य था। क्या था, चाणक्य। अब चाणक्य जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे। कैसे पता, ऐसे पता कि उस समय के जो लोग थे वे लोग उनकी बुद्धिमानी के बारे में जानते थे, और उनको बहुत प्रसिद्धि मिली हुई थी। यानी लोग सोचते थे कि किसी तरह हमारे बच्चे को चाणक्य जी जो है वो पढ़ा दें, विद्या अध्ययन करवा दें, तो उसको थोड़ा सा ज्ञान आ जाए। तो इस तरह उनकी प्रसिद्धि बहुत फैली हुई थी। यहाँ तक कि पद्मानंद जो थे उनके वहाँ पर भी जो राज्यसभा थी वहाँ पर भी उनको गुरु की पदवी मिली हुई थी। अब क्या हुआ कि वो जब वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने वहाँ खड़े होकर उसकी राजक्रीड़ा को बड़े ध्यान से देखा। राजक्रीड़ा, राजक्रीड़ा का मतलब होता है राजकुमार के द्वारा खेले जाने वाला खेल, मतलब कुछ ऐसा खेल जो सिर्फ राजकुमार खेलते हैं। अब आप कहेंगे मैम खेल भी कोई किसी का होता है क्या? हाँ, पहले के समय में बेटा खेल भी जो होते थे वो व्यक्तियों और उनके ओहदों के हिसाब से बटे होते थे। कैसे? जो राजा के पुत्र होते थे उन लोगों को अक्सर सभा में लेके जाते थे, वहाँ दिखाते थे कि देखो मतलब राज्यसभा में कैसे काम करते हैं। फिर वो बच्चे क्या करते थे, अकेले में बैठकर उस तरह का खेल खेलते थे, अभिनय करते थे कि आज मैं राजा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये सामान्य बालक जो है वो राजकुमारों की तरह खेल रहा था। मतलब जो नाटक होते हैं, जो कार्य एक राजा द्वारा किए जाते हैं या राजकुमार के द्वारा किए जाते हैं, वो स्वयं कर रहा था। तो ब्राह्मण देवता ने बड़े ध्यान से देखा, क्योंकि उनको थोड़ा अजीब लगा कि इतना सा बालक तो कभी राज्यसभा में गया ही नहीं है ना, तो ये कैसे कर रहा है ये सारी चीज़ें। और उनके मन में थोड़ा सा कुतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। विनोद यानी कि मजाक, थोड़ा सा उन्हें सोचा क्यों ना इसके साथ में मजाक किया जाए, और आश्चर्य भी हुआ उन्हें, है ना। देखिए ये आप लोगों की बुक में यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है ना। तो वो उसके पास में गए। क्यों गए? उन्होंने ये सोचा कि अगर ये इस तरह से खेल रहा है मतलब कि इसको थोड़ा बहुत नॉलेज तो है, लेकिन मुझे ये पता करना है कि आखिर इसने ये सब कहाँ से सीखा है। तो वो बिल्कुल उसके सामने गए और उन्होंने ठीक ठीक ब्राह्मण की तरह, पेज पलटा लीजिए सभी, अगले पेज पर आ गए हम लोग, है ना। उन्होंने ठीक ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की। क्या की? याचना। याचना मतलब कि प्रार्थना। राजन, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। एक राजा के पास कोई ब्राह्मण प्रार्थना लेकर या विनती लेकर जैसे जाता है, वैसे ही चाणक्य जो थे वो ब्राह्मण के रूप में उसके सामने गए और उन्होंने बड़ी विनम्रता से उसके सामने कहा कि राजा, चूँकि अब आप राजा बने हुए ना, तो उन्होंने उसको ये कहा कि राजन, मुझे भी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे दूध पीने के लिए कुछ गाय चाहिए, क्योंकि आप इस राज्य के राजा हैं, तो मेरी आवश्यकता की पूर्ति करना तो आपका काम है। तो बालक ने राजा की सी उदारता का अभिनय करते हुए अभिनय किया है उसने उदारता का, मगर उसे पता है कि अगर एक राजा के पास कोई भी प्रजाजन, कोई गरीब, कोई ब्राह्मण कुछ मांगने जाता है तो राजा उसको कभी मना नहीं करते हैं। तो उसने भी क्या कर बेटा, उसी तरह से एक्टिंग की और सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गायें ले लो। ओह, वेरी स्ट्रेंज। उसने बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं नकली का राजा बना हूँ तो बोल दूँ कि मेरे पास गाय नहीं है, बाद में आके ले जाना, नहीं। सामने कुछ गायें चल रही थी
उसने बिल्कुल राजा की तरह बड़ा दिल रखकर क्या बोला, वो सामने गाय चल रही है, उसमें से तुम्हें जितनी लगे उतनी तुम ले लो। अब ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन ये जिसकी गाय है वो मारने लगे तो? उन्होंने कहा कि ये अपने आप को राजा तो समझ रहा है, इसको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। उन्होंने कहा कि आप तो नकली का राजा हो, लेकिन ये गाय जिसकी अगर वो मुझे मारे तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने? जब तक मैं राजा हूं तब तक मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। देखो वो नकली का राजा बना है बेटा, लेकिन वो बिल्कुल एक असली राजा की तरह क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है और बातें भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही कर रहा है। उसने क्या बोला कि अरे ऐसा कौन है जो राजा के आदेश को नहीं मानेगा, और जब तक मैं राजा हूं तब तक तो मेरी आज्ञा मानी जाएगी, है ना। उसको बड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस भी था और गर्व भी था। तो ब्राह्मण ने आश्चर्य से बालक से पूछा, ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नकली का राजा बना है, नकली का खेल खेल रहा है, पर इसके अंदर कितना साहस है, इसको कितना ज्ञान है कि कहाँ कहाँ राजा की आज्ञा चलती है, कब कब राजा का आदेश माना जाता है। बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना ज्ञान इतने से बालक को कैसे है। उन्होंने कहा, राजन आपका शुभ नाम क्या है ना। चलिए इसको आगे बढ़ाने से पहले आपका शुभ नाम क्या है आगे बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ से हमारी कथा में थोड़ा सा मोड़ आता है। क्या हुआ, बालक ने अपना नाम बताया क्या? नहीं बताया। फिर ब्राह्मण ने उसे डांटा क्या? नहीं डांटा। तो फिर क्या हुआ? ये सारी कथा हम जब पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आखिर उस बालक में और इस चंद्रगुप्त मौर्य राजा में क्या कनेक्शन था। लेकिन हम इस कथा को तब समाप्त करेंगे जब तक कि आप इस कथा को हमने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक आप पढ़ नहीं लेते, है ना। यानी कि हम अपनी इस कथा को आज यहीं छोड़ने वाले हैं, ताकि जब हम अगली बार मिलें तो आप हमें अवश्य बताएं कि वो बालक कौन था, उसका नाम क्या था, ब्राह्मण ने उसके साथ क्या किया, उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, है ना। ये सारी चीज़ें आप पढ़ कर रखेंगे और हम अपने अगले लेक्चर में इस कथा को पूरा करेंगे। तो तब तक पहला काम आप इन कठिन शब्दों को पढ़ कर रखेंगे और आगे के हमारे जो पाठ का हिस्सा है उसमें भी जितने कठिन शब्द आपको रीडिंग के दौरान महसूस होते हैं उनको आप अलग निकाल कर रखिए या अपनी कॉपी में लिख कर हमें बताएंगे, ठीक है। फिर हम अपने अगले वाले नेक्स्ट लेक्चर में इस कहानी को पूरा करेंगे। तो बेटा तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।